मैं यहाँ कोई कोर्स सेल नहीं कर रही हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं री-नीट 2026 के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे नीट एग्ज़ाम की तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन वाला स्कोर देख कर के घूमने भी निकल गए थे और जैसे ही एग्ज़ाम कैंसल हुआ अब उन्हें वापस आना पड़ रहा है। तो ये जो आपका नीट कैंसल वाला ट्रॉमा है, इससे बाहर निकल कर के 1 महीने में सेम एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपेयर करना और ये कोशिश करना कि फिर से हम अच्छा स्कोर कर पाएँगे या पहले जो किया था स्कोर उससे बेटर कर पाएँगे, इज़ नॉट दैट मच ईज़ी अगर हम लोग एक सिंपल टर्म्स में बोलें। तो किस तरीके से क्या सही तरीका होगा, आप कैसे री-नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, उस पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। पिछले 7 साल से मैं आप सभी को नीट यूजी कैटेगरी में पढ़ाती आ रही हूँ, बायोलॉजी पढ़ाती आ रही हूँ एंड बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे थ्रू हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑपरेशन नीट की, तो यहाँ पर हम लोग आपको बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वन शॉट या लॉन्ग या डिटेल्ड लेक्चर के थ्रू पढ़ाते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा 1 मिनट के क्रिस्प कॉन्सेप्ट को हम लोग बड़े-बड़े क्रिस्प कॉन्सेप्ट को 1 मिनट की शॉर्ट सीरीज़ से भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप अपने नीट के लिए दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, 1 महीने के अंदर और बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अगर आप ये कहें मैम इसमें नई चीज़ क्या है? हम लोग ने जैसे पहले नीट के लिए प्रिपेयर किया था सेम वैसे प्रिपेयर करेंगे? नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पर कि आपको अब आगे कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहला फैक्टर वो होगा कि हमारा जो री-नीट हो रहा है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और दूसरा ये कि आपका जो नीट आपने दिया था उसमें आपका स्कोर क्या आया था? उसमें आपका स्कोर क्या आया था, राइट? तो इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और आप बना लेंगे यहाँ पर आपका एक परफेक्ट प्लान। हम लोग एक कॉमन जनरल डिस्कशन करेंगे सभी के लिए अलग-अलग सेपरेट और फिर आपको अपने अकॉर्डिंग उसको आगे परस्यू करना है एंड इस प्लान को आप आगे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसका जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए आ जाइए ऐसे कौन से चेंजेस हुए हैं उनकी बात करते हैं। सही तरीका डिपेंड करता है पहला चेंजेस इन रीनीट और दूसरा योर स्कोर इन नीट। चेंजेस इन रीनीट क्या है? पहली चीज़ तो ये 21 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम है यानी कि आपके पास में मोर देन अ मंथ है। ठीक है? 1 महीना ही कंसीडर करके चलते हैं, वैसे 1 महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम है आप सभी के पास में। 1 महीना इसको हम कंसीडर करके चलते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है बेटा ये एक्सटेंड कर दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम हो रहा है। अब 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए हैं, इसको देखते ही देखते मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। मैम 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, तो फिर तो पेपर का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। बेटा देखो, हम लोग ये 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल हाई आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल हाई करना बेसिकली आपके 15 मिनट बढ़ाने का रीज़न नहीं है। यहाँ पर जो आपके इतने सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है, उसको कंपेंसेट करते हुए आपको 15 मिनट दिए गए हैं और बेसिकली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ओएमआर फिलिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है, ताकि आप बेटर पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है? हाई होगा पेपर लेवल या फिर नहीं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब एक बार एग्ज़ाम हो चुका है, तो दूसरा होने में थोड़ा-सा तो लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ऐसा ही पेपर आएगा कि चाँद से पेपर को उठा के ले आएँगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएगा कोई, ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर आएगा आपकी एनसीईआरटी से ही ना, आपकी एनसीईआरटी से ही, तो उसी को रिवाइज़ करना है। ऐसे नहीं कि मैं पता नहीं कौन से जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, ऐसा नेसेसरी नहीं। राइट? तो आपके पास में ओएमआर फिलिंग के लिए आपको 15 मिनट दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जितने बच्चे कुछ सिली मिस्टेक्स कर के आते थे, जो बच्चे सिली मिस्टेक करके आते थे और कहते थे मैम सिली मिस्टेक से मेरा क्वेश्चन गलत मार्क हो गया है या फिर मैम मैंने ना उसको रीड नहीं कर पाई, उसमें इनकरेक्ट पूछा था, मैं करेक्ट समझ के आ गई या फिर मैम मैं तो आगे वो ब्रैकेट में जो टेक्स्ट लिखा था उसे देख ही नहीं पाई। जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक होती थी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टाइम या फिर हम ये कहें टाइम लिमिट की वजह से आप लोग हड़बड़ी में पेपर करते थे, तो सिली मिस्टेक करते थे। अब 15 मिनट हैं, तो हड़बड़ी थोड़ी-सी कम हो जानी चाहिए, सिली मिस्टेक कम हो जानी चाहिए, यानी कि अब आपकी एक्यूरेसी पर बात की जाएगी बेटा।
यानी कि अब आपकी एक्यूरेसी पर बात की जाएगी और ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि सभी बच्चे अब अपनी एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ाएँगे, आपको भी बढ़ानी है। तो जब भी टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से करेंगे कि मेक श्योर करें आपका कोई भी आंसर सिली मिस्टेक की वजह से तो गलत ना हो, नहीं आया तब बात अलग है। सिली मिस्टेक की वजह से तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब बात की जाए कि मैम ये जो इतना टाइम है इसमें एक्यूरेसी की प्रैक्टिस कैसे करनी है? एनसीईआरटी से ही हमारा आने वाला है पूरा सिलेबस, तो हमें आगे क्या करना है? बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी प्रैक्टिस में टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वो कंप्लीटली 100% एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोग चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। इस एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हम लोग जो हमारी चीज़ें हैं ना, उन्हें भी हम लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हमारी कम होने लगती है। तो कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ मत लेना, जो एनसीईआरटी बेस्ड के अलावा उसमें एक्सटर्नल क्वेश्चन एडेड रहते हों। जो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, हमें उसे देखना ही नहीं, हम उसे पहचानते ही नहीं है। तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पेपर्स बेटा सॉल्व करना। और आपकी रही बात इसकी सोर्स की, मैम ये टेस्ट पेपर्स आएँगे कहाँ से? तो बेटा देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो आपको ऑलरेडी ये सारे जो मटेरियल है फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई पैसा ले तो भी देना मत इस चीज़ के लिए, ठीक है? बिल्कुल फ्री में आपको ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे पास में भी एक टेस्ट सीरीज़ है बेटा, जो कि कंप्लीट 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। आपके रीनीट के लिए डिज़ाइन की गई है और ये जो टेस्ट है, इसमें टोटल आपके पास में 20 टेस्ट पेपर हैं बेटा, जिनमें से मैं बात करूँ तो 9 आपके हैं पार्ट सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ 11 की, तो ये आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो आपके पास में पूरे 20 टेस्ट पेपर होंगे जिनको आप अच्छे से सॉल्व करके अपनी एनसीईआरटी को 100% कवर कर पाएँगे। टेस्ट पेपर कहाँ मिलेंगे? तो मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/operationneed700 पर आपको ये सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएँगे। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे डीएम में या फिर कमेंट्स में आप बता सकते हैं। ठीक है? ये हो गई आपके इस चीज़ का डिस्कशन। अब बात आती है दूसरी चीज़ कि मैम मेरा स्कोर जो है ना इतना आ रहा था, मैम मेरा स्कोर उतना आ रहा था, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, है ना? तो डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनका स्कोर जो है ना 500 से 700 के बीच में होगा, है ना? अब एक-एक स्कोर को तो नहीं लेंगे, इस बीच में कुछ बच्चे होंगे, है ना? यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 400 से लेकर के 500 या फिर मैं ये कहूँ कि 350 से 550 के आस-पास का कुछ स्कोर होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ़ क्वालीफाई होना चाहते हैं, जो सिर्फ़ क्वालीफाई होना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को आगे परस्यू करने के लिए, ठीक है? तो अब आप तीनों की स्ट्रैटेजी होगी थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट। जैसे कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 500 से 700 के स्कोर के बीच में थे और आप चाहते हैं इसको आप री-नीट में 720 तक टच करें, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आपका कोर्स तो कंप्लीट है यहाँ पर। कुछ सर्टेन टॉपिक्स होंगे आपके ऐसे जिनको में आप लैग कर रहे होंगे या जिनकी आपको प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका सिलेबस है, उसका आपको रिवीजन करना है अपने शॉर्ट नोट्स की मदद से बेटा। किसकी मदद से? शॉर्ट नोट्स की मदद से। गलती से भी यहाँ पर आप ये चीज़ मत करिएगा कि पूरे के पूरे लेक्चर देखने बैठ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप लेक्चर्स पर पहुँच जाओगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? इसके अलावा आपको करनी है टेस्ट प्रैक्टिस, इसके अलावा आपको करनी है टेस्ट प्रैक्टिस, टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट और ये कि शॉर्ट नोट्स के साथ में आप रिवीजन करेंगे, कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आप लैग कर रहे थे, तो वो जो लैग करने वाले आपके टॉपिक हैं, उनका आप लेक्चर ले लो और उससे कंप्लीट कवर कर लो। नए टीचर पे मत जाना, जिससे पहले पढ़ा है उसी से इसको कवर कर लो। टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन में कितने टेस्ट करने हैं, क्या आपका टाइम टेबल होगा, आगे डिस्कस करेंगे। 400 से 500 वाले जो बच्चे हैं, इनको क्या करना है, जो आप 400 से 500 के बीच में हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप एक बार से सिलेबस को थोड़ा डिटेल में रिवाइज़ कर लो, है ना? तो आप क्या करो, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लो। टॉपिक कोई लैग कर रहा है, तो उसको लेक्चर ले लो। दूसरी चीज़, और आपके जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आपको प्रॉपर रिवीजन नहीं है, तो आप रिवीजन के लिए लेक्चर्स पर जा सकते हो और इसके लिए प्रॉपर आपके टाइम टेबल में हमने टाइम एडजस्ट किया है, ठीक है? लेक्चर्स मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, एक्स, वाई, जेड किसी भी टीचर से आपने पहले पढ़ा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ा है,
तो उसी टीचर के लेक्चर देखना जिससे आपने पहले पढ़ा हो बेटा, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट आएँगे, बहुत सारे कोर्सेज़ आएँगे, लेकिन जस्ट ड्यू टू ऑफ सर्टेन मनी या मैं कहूँ थोड़े से अमाउंट के चक्कर में आप किसी भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो, किसी भी टीचर का कोर्स देख रहे हो, तो वो आपके लिए उतना सूटेबल नहीं है। जिससे आपने पहले पढ़ा है, मेमोरी थोड़ी-सी उससे बेटर बनती है, उसी टीचर से पढ़ना। 1 महीने के अंदर दूसरे टीचर के लिए अडैप्ट करना इज़ दैट नॉट दैट मच ईज़ी, राइट? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना, उसी टीचर के लेक्चर आपको देखने हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात ही नहीं कर रही हूँ, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, उसी से आपको ये लेक्चर्स लेने हैं। फिर अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस की, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको भी करनी है और आपको भी टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। दिन में आप किस तरीके से किस टाइम टेस्ट देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसका हमारे पास में पूरा टाइम टेबल है। अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे और इन लेक्चर्स को लेने के बाद में जिन टॉपिक में आप लैग कर रहे होगे, उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम दे कर के पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको करना रहेगा, जिससे कि जो गलती आपने पहले की थी, वो गलती आपकी अब ना हो और अब आप जीएमसी तक पहुँच जाएँ, राइट? तो एक भगवान ने मौका दिया है, इसको अच्छे से यूज़ करना है। तीसरे वो वाले बच्चे होंगे जिन्हें सिर्फ़ क्वालीफाई होना है, यानी कि 250 से 300 नंबर चाहिए। तो आप एक काम करो, सिर्फ़ बायोलॉजी को कंप्लीट पक्का कर लो। बायोलॉजी 360 हमारे मार्क्स आपको देती है। कहीं से भी भूले-भटके कोई मिस्टेक भी हो गई, तो आराम से क्वालीफाई हो जाओगे। आपको भी कैसे पूरी बायो को कवर करना है, क्योंकि क्वालीफाई होने जितने मार्क्स आपको चाहिए, तो डेफ़िनेट सी बात है कि आपने पहले प्रिपेयर ढंग से नहीं किया है। सच है, कड़वा लगे बट सच है ना? तो आपको अब कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके आगे करना है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन इसी वीडियो में कर रहे हैं, तो बने रहो यहाँ पर। ये हो गया आपका कुछ ऑलरेडी लिख कर के आए थे, फालतू में मैंने मेहनत करी है ना? तो ये आपको क्या-क्या करना है, ये इसमें मेंशन है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, यानी कि स्टडी प्लान क्या होगा। 14 से 15 घंटे का आपका स्टडी प्लान है, हर बच्चे का, पढ़ना है। 14 से 15 घंटे पढ़ना बोला जाता है कि अच्छा लगता है, लेकिन हो नहीं पाता है। होता है, पॉसिबल है, मैंने करवाया है, 7 साल से करवा रही हूँ, आगे भी करवाती रहूँगी। पहले जब आपके नीट एग्ज़ाम से होने से पहले भी मैंने शेड्यूल बताया था, एग्ज़ाम होने के बाद में बच्चों ने बताया मैम कमाल कर दिया। उस शेड्यूल को जब हमने किया तो मज़ा आ गया, नीट में अच्छा स्कोर आया। अनफॉर्च्यूनेटली कैंसल हो गया, लेकिन दोबारा फ़ॉलो करो। अब क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि 40 दिन, 30 दिन में रिवीजन भी करना है ना और फिर टेस्ट भी करना है। तो क्या करना है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? तो सबसे पहले वो वाले बच्चे जो 500 से 700 के बीच में इनका कवर कर लेते हैं ना, फिर आप लोग जा सकते हो, ठीक है? लीव करके जा सकते हो। तो जो बच्चे 500 से 700 के बीच में हैं, इसको अच्छा 550 से 700 भी ले जा सकते हो, ठीक है? ठीक है, रेंज है एक। तो आपके पास में कुछ टाइम स्लॉट और कुछ वर्क 5 बजे उठ जाना, ठीक है? दोबारा-दोबारा सारी बातें नहीं कहूँगी, उठना है। 5 बजे उठ जाना सुबह, 6 से 9:15 के बीच में यानी कि सवा 3 घंटे में आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड। फिर 45 मिनट का पूरा रेस्ट ब्रेक ले लो, नहा लो, धो लो, ब्रेकफास्ट कर लो और इसके बाद में 10 से डेढ़ बजे तक के बीच में इस टेस्ट की एनालिसिस कर लो और जब आप टेस्ट की एनालिसिस करोगे तो आपके पास में आएँगे कुछ वीक टॉपिक्स और इनका आप स्टडी करोगे। क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको सिर्फ कुछ वीक टॉपिक्स को ढूँढ के उनको स्टडी करना है, वो आप इस एनालिसिस के इतना जो एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, इसमें आप इसको कवर करेंगे। 15-30 मिनट का फिर से रेस्ट लो, अपना लंच वगैरह कर लो 2 बजे से लेकर के 2:15 के बीच में आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, नीट बेस्ड टेस्ट करना, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड करना और इसकी एनालिसिस आप इसके बाद 15 मिनट ब्रेक लेने के बाद में 5:30 से साढ़े 8 के बीच में करोगे। अगेन जो वीक टॉपिक निकलेंगे उनको आप यहीं से स्टडी करोगे। फिर आप ले लो 30 मिनट का रेस्ट, डिनर कर लो और 1 घंटा 2 घंटा 9 से 11 उन चीज़ों के लिए ले लो क्योंकि अभी तक आपने अपने नोट्स खोल के रिवीजन नहीं किया है। 2 घंटे में शॉर्ट नोट से आप अपना रिवीजन कर सकते हो और बेसिकली आपको उसी रिवीजन की ज़्यादा नीड पड़ेगी जो डेटा बेस्ड होगा। 11 बजे इसका रिवीजन करके आराम से सो जाओ, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले दिन फिर 5 बजे उठ के 6 बजे से आपको लगना है। उन बच्चों की अगर मैं बात करूँ जो बच्चे 400 से 500 के बीच में हैं, ये बच्चे क्या करेंगे 6 से 9:15 के बीच में जो पहला स्लॉट था, यहाँ पर अपना पहले प्रायोरिटी देंगे रिवीजन को, ठीक है? शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे और इसके बाद में कुछ वीक टॉपिक्स चैप्टर वाइज़ निकल के आएँगे। पन 45 मिनट ब्रेक लेना और फिर से 10 बजे से लेके डेढ़ बजे तक इन वीक टॉपिक्स को स्टडी करना। यानी कि आपने रिवीजन भी किया, वीक टॉपिक्स को स्टडी भी किया। 30 मिनट का फिर ब्रेक ले लो। 2 से 2:15 आपको देना है टेस्ट, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है और इसके बाद में 15 मिनट का रेस्ट लेकर 5:30 से साढ़े 8 के बीच में इस टेस्ट की एनालिसिस करो, वीक टॉपिक को आराम से स्टडी करो।
फिर आप 9 से 11 के बीच में रिवीजन करो उन चीज़ों का जो डेटा बेस्ड है, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, रिएजेंट हैं, इनको रिवाइज़ करो और 11 बजे आपकी भी गुड नाइट हो जानी चाहिए। ये हो गया आपका स्टडी प्लान। उन बच्चों की बात करें जो 400 से 500 के बीच में रहे, इसके आगे सिर्फ़ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहते हैं। वो बच्चे जो सिर्फ़ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहते हैं, उनको क्या करना है, सिर्फ़ बायोलॉजी को कवर करना है। कैसे कवर करोगे? 6 से 9:15 के बीच में 1 चैप्टर बायोलॉजी का कवर कर लेना सवा 3 घंटे में। 45 मिनट का रेस्ट करके फिर 10 से डेढ़ बजे के बीच में एक और चैप्टर बायोलॉजी का रिवाइज़ कर लेना। फिर से रेस्ट करना आधे घंटा और 2 से 2:15 के बीच में आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसकी एनालिसिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट से करना, टेस्ट सिर्फ़ बायोलॉजी का ही अटेम्प्ट करना, तो आपके पास में प्रॉपर टाइम भी बच जाएगा, तो उसी में आप एनालिसिस भी कर पाएँगे, राइट? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसकी एनालिसिस आपको करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टेस्ट के थ्रू ही करना। फिर 15 मिनट का रेस्ट लो। साढ़े 5 से साढ़े 8 का आपके पास में जो टाइम बच रहा है, इसमें आप एक और चैप्टर बायोलॉजी का कर लो, यानी कि एक दिन में आप 3 चैप्टर बायोलॉजी के कवर कर रहे होंगे और आपके 11 दिन में आपके जो 32 चैप्टर हैं, वो यहाँ पर कवर हो जाएँगे। और 11 दिन के बाद में आपको कैसे रिवीजन करना है, उसकी स्ट्रैटेजी फिर ये रहेगी कि इनमें आप इनके रिवीजन इंक्लूड कर रहे होंगे, राइट? 30 मिनट का फिर से ब्रेक लो, रेस्ट लो, 9 से 11 डेटाबेस चीज़ों को रिवाइज़ करो जो इन तीनों चैप्टर्स में से निकल के आई थी और 11 बजे आप भी आराम से सो जाओगे। अच्छा, वो बच्चे जो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, इस वाले रेंज में थे ना, ये आपको जो पैटर्न है ना 10 दिन तक फ़ॉलो करना है। 10 दिन में लगभग आपके ये जितने भी टॉपिक्स वीक टॉपिक्स हैं यहाँ पर रिवाइज़ कंप्लीट हो जाएँगे। 10 दिन के बाद में इनका टाइम हम आगे शिफ्ट करके एक और टेस्ट इसमें इंक्लूड कर देंगे जो कि जेईई मेन बेस्ड होगा। उसमें हम लोग केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे होंगे क्योंकि आप 720 तक जा सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। आगे हम लोग बात करें तो हमने तीनों कैटेगरी का टाइम टेबल देख लिया है। इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मैम इतने दिन में कौन से दिन कौन-सा चैप्टर रिवाइज़ करें, इसका भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना। पहली चीज़ मेरी बात सुनो, इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत देखा है वो आपको शेड्यूल दिए जा रहे हैं, शेड्यूल को सेव कर के रिवाइज़ करते हो, मत करना। मैं बता रही हूँ। जो भी शेड्यूल आपको रिवीजन का बनाना है वो आपके टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि जो पार्ट टेस्ट है उनमें जो-जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओ। ठीक है? तो पार्ट टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपने रिवीजन वाले चैप्टर्स को पिक करना है। टेस्ट का आपको शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। ये मेरा टेलीग्राम है t.me/operation8700। ये हमारा डाउट ग्रुप है। कोई भी डाउट आता है यहाँ पर पूछो। कई बार मैं खुद आपको डाउट्स बता रही होती हूँ। ये मेरा इंस्टा आईडी है। आप लोग चाहो अगर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना तो इसके थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी बैच की इंक्वायरी आपके छोटे भाई-बहन को या किसी फ्रेंड को नीडेड है, तो ये नंबर है बेटा, इस पर हमारे बैचेस की इंक्वायरी आपको कंप्लीट मिल जाती है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मार खाओगे, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपके रीनीट जब तक नहीं हो जाता है इवन एग्ज़ाम के बाद बहुत हेल्प करने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लेना क्योंकि आपके पास में डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन आ जाती है। कर लिया है ये सब काम तो कमेंट में ये बात लिखते जाओ, येस आई कैन डू इट मैम, आई विल डू इट मैम और आज से लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में। ओके? सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस